हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकली लीगल। आज की वीडियो में हम रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के इम्पॉर्टेंट सेक्शंस कवर करेंगे। जो भी सेक्शंस हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे सेक्शंस आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं आरबीआई की। तो जो आपका आरबीआई है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, ये आपका इस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को ये एग्जिस्टेंस में आया था। देन उसके बाद ये नेशनलाइज्ड हुआ था आपका 1 जनवरी 1949 में। देन उसके बाद 1949 में ये एक फुली गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशन बन गया था और इसको रिकमेंड किया था हिल्टन यंग कमीशन ने, जिसको रॉयल कमीशन भी बोला जाता है इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस ने, जिसने रिकमेंड किया था आरबीआई की एक इंडिया में एक सेंट्रलाइज्ड बैंक होना चाहिए। देन उसके रिकमेंडेशन के बाद आरबीआई एक्ट को इस्टेब्लिश किया गया था। अब जो आपका रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 है, इस एक्ट के अंदर टोटल 61 सेक्शंस हैं। जब ये इनेक्ट हुआ था, लास्ट के जो 3 सेक्शन से अब वॉमिट हो चुके हैं, तो 58G तक अब इसके अंदर सेक्शंस हैं। और इसके अंदर आपके शेड्यूल्स हैं। 5 शेड्यूल ओरिजिनली हुआ करते थे, आज के टाइम पे बस 2 शेड्यूल हैं, जिसमें से जो आपका इंपॉर्टेंट वन है वो है आपका सेकंड शेड्यूल। एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो शेड्यूल बैंक है उसकी लिस्ट कौन से कहाँ पर मेंशन की गई है। तो आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल के अंदर जितने भी शेड्यूल बैंक्स हैं उन सब की लिस्ट मेंशन की गई है। अब ये एक्ट शुरू करते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे 61 सेक्शंस तक हैं, लेकिन सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ ही सेक्शंस हैं जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप जैसे फर्स्ट और सेकंड हो गया, फर्स्ट सेक्शन आपका शॉर्ट टाइटल है, देन सेकंड आपका डेफिनेशंस है। डेफिनेशंस में से भी इसके इतने क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। मैंने तो डेफिनेशन वाला पार्ट इसका छोड़ दिया था। मैंने इसमें सेक्शन नंबर 3 पढ़ा था। सेक्शन नंबर 3 आपका एग्ज़ाम में बनता है। इस्टेब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करता है ये। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से बनता है कि कौन सा सेक्शन है जहाँ पर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया था, कौन से सेक्शन के थ्रू। तो यहाँ पर आपका सेक्शन नंबर 3 के अंदर दे रखा है और इसी सेक्शन में आपका पर्पस भी मेंशन है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया आया क्यों था, बना क्यों था। तो ये पर्पस इसका ये था कि जिससे कि जो करेंसी का मैनेजमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आरबीआई ले सके, इसका पर्पस ये था। तो ये आपका सेक्शन नंबर 3 के अंदर ही मेंशन है। जितने भी बैंकिंग बिजनेस है, एक तरीके से जो एपेक्स बैंक है इंडिया का, वो आपका आरबीआई है। और ये कॉर्पोरेट बॉडी है, परपेचुअल सक्सेशन और कॉमन सील जैसे जो भी कंपनी के फीचर्स होते हैं वही आपके आरबीआई के भी फीचर्स हैं। देन सेक्शन नंबर 3 के बाद आपको सेक्शन नंबर 4 करना है। सेक्शन नंबर 4, ये सेक्शन नंबर तो नहीं पूछते, लेकिन कैपिटल के बारे में पूछते हैं कि जब आरबीआई को इस्टेब्लिश किया गया था उस टाइम पर कैपिटल क्या रिक्वायरमेंट थी आरबीआई की। तो आपको ध्यान रखना है 5 करोड़ रुपीज़। तो सेक्शन 4 में आपका मेंशन है कैपिटल ऑफ द बैंक। तो कैपिटल ऑफ द बैंक क्या होगा, 5 करोड़। ये जो अमाउंट है 5 करोड़, ये आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद सेक्शन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है इसका, जिसके अंदर ऑफिसेज, ब्रांचेज और एजेंसीज़ की बात की गई है आरबीआई एक्ट के। तो इसमें 4 जगह पर जब ये इस्टेब्लिश हुआ था बैंक, तो इसके ऑफिसेज उस टाइम पर 4 जगह पर ओपन किए गए थे और वो आज भी इन्हीं जगह पर हैं। तो वो आपको ये जो प्लेसेस हैं इनके नाम ध्यान रखने हैं। ये हैं आपके बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली एंड मद्रास। तो ये 4 जगह पर इसके ऑफिसेज हैं। जैसे ही इस्टेब्लिश हुआ था ये 4 ऑफिसेज यहाँ पर खोल दिए गए थे। और इसके अलावा अगर कहीं और पे किसी और प्लेस पर ऑफिस बनाना है आरबीआई का, देन उसके लिए प्रीवियस सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। और ये जो है अगर इंडिया के अगर बाहर भी बनाना है तब भी इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं, लेकिन प्रीवियस सैंक्शन चाहिए होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। देन आपके इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 8, जिसके अंदर कंपोजिशन की बात की गई है कि जो रिज़र्व बैंक होगा उसका एक सेंट्रल बोर्ड होगा और उसके अंदर कुछ मेंबर्स होंगे। तो ये सेक्शन नंबर 8 बात करता है और क्या कौन कौन इसकी क्या कंपोजिशन होगी और कौन कौन मेंबर्स होंगे। तो सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोर्ड बनाती है। इसके अंदर एक गवर्नर होंगे और इसके अंदर 4 डिप्टी गवर्नर होंगे। 4 से कम हो सकते हैं, लेकिन 4 से ज़्यादा डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते। और इनको 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। देन उसके बाद कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होंगे इसके अंदर। 4 डायरेक्टर्स होंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। और ये जो 4 डायरेक्टर्स होते हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ये लोकल बोर्ड में से होते हैं जो कि सेक्शन 9 के अंदर आपका कॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है। तो इसके बाद हम सेक्शन 9 भी देखेंगे। तो वो जो 4 लोकल बोर्ड्स आपके 4 जगह पर हैं, वो जो अपने ऑफिस पड़े थे ना चारों, उसी जगह पर ही इनका एक एक लोकल बोर्ड है। तो वहाँ से जो है डायरेक्टर्स नॉमिनेट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो कि सेंट्रल बोर्ड का पार्ट बनते हैं। देन उसके बाद इसमें 10 डायरेक्टर्स और भी होंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। और
ये इनका जो टर्म होगा, जो 10 डायरेक्टर्स नॉमिनेट किए जा रहे हैं, ये 4 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। देन उसके बाद 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, और ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के प्लेजर पे ये जो ऑफिस है अपना होल्ड करते हैं। तो ये कंपोजिशन है आपकी बेसिकली सेंट्रल बोर्ड की। तो आपको ये कंपोजिशन ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपका बन जाता है। इसमें ध्यान रखना कि किन डायरेक्टर्स और 4 जो डिप्टी डायरेक्ट गवर्नर हैं, गवर्नर्स जो हैं उनको अपॉइंट किया जा रहा है, और जो डायरेक्टर्स हैं उनको नॉमिनेट किया जा रहा है। तो जिनको अपॉइंट और नॉमिनेट किया जा रहा है, इस चीज़ में आप ध्यान रखना, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। देन आपका आता है सेक्शन नंबर 9, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, जो कि लोकल बोर्ड की बात करता है। तो जो 4 एरियाज़ थे जो सेक्शन 6 के अंदर हमने पढ़ा था, बॉम्बे, कोलकाता, दिल्ली और मद्रास, वहाँ पर आपके चारों जगह पर इन 4 लोकल बोर्ड्स भी बनेंगे, और उसमें आपके 5 मेंबर्स जो होंगे, हर एक लोकल बोर्ड में 5 मेंबर्स अपॉइंट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि टेरिटोरियल और जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है हर जगह का, इन चारों प्लेसेस का, उनको ये रिप्रेजेंट करते हैं। और जो बाकी के जो वहाँ पे आसपास बैंक्स होते हैं, इंडिजीनियस बैंक्स होते हैं, उनके इंटरेस्ट, उनके साथ कोऑपरेटिव रह के ये उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करते हैं। देन इन्हीं जो मेंबर्स होते हैं, 5 मेंबर्स हर लोकल बोर्ड में हैं, उसी में से ही एक पर्सन को चेयरपर्सन बना दिया जाता है। तो ये जो है इनका अपॉइंटमेंट 4 साल के लिए किया जाता है। तो ये कितने साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं? 4 ईयर्स, ये भी आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद इसमें आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 13। इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो मीटिंग्स होंगी इन बोर्ड्स की, वो कितने टाइम में होती है। तो ये गवर्नर के द्वारा कन्वे की जाती है मीटिंग्स, और ये साल में कम से कम 6 बार होती हैं, और हर क्वार्टर में 1 मीटिंग होना ज़रूरी है। तो बस इतना ध्यान रखना है। सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखना है आपको कि कितने साल में कितनी मीटिंग्स होती हैं, और हर क्वार्टर में 1 मीटिंग होती है एटलीस्ट। ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट इससे कम नहीं होनी चाहिए। देन उसके बाद 1-2 सेक्शंस हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, जैसे कि सेक्शन नंबर 20, जिसमें बैंक की ऑब्लिगेशन की बात की गई है कि वो जो गवर्नमेंट का बिज़नेस होगा उसको करेगा। एंड बैंक जो है जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, और जो भी पेमेंट्स वगैरह होती हैं, इन सब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो RBI की है। तो इसमें बस सेक्शन नंबर पूछ लेते हैं कि बैंक ऑब्लिगेशन टू ट्रांजैक्ट गवर्नमेंट बिजनेस कौन से सेक्शन में मेंशन है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, सेक्शन नंबर 20, इसमें डिटेल में नहीं पूछते हैं। देन इसी तरीके से सेक्शन नंबर आपका 21 एंड 20A भी है कि बैंक के पास राइट है कि वो गवर्नमेंट का बिजनेस ट्रांजैक्ट कर सकती है, सेक्शन नंबर 21 के अंदर मेंशन है। और फिर स्टेट के बारे में मेंशन है कि जो स्टेट के बिजनेसेस और एग्रीमेंट्स होते हैं उसको भी बैंक, उसमें भी बैंक का एक रोल होता है, वो 21A के अंदर मेंशन है। तो यहाँ पे बस जस्ट आपको एक बार ये सेक्शन नंबर्स देख लेने हैं, इनमें डिटेल में अंदर से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता है। देन आपका एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 22, जिसके अंदर बात की गई है राइट टू इशू बैंक नोट्स। तो जो बैंक के नोट्स होते हैं वो कौन इशू करता है, इसकी भी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी RBI के पास है। RBI बैंक नोट्स को इशू करता है, और किसके रिकमेंडेशन पे किया जाता है तो उसमें रिकमेंडेशन लगता है वो सेंट्रल बोर्ड का। सेंट्रल बोर्ड जो सेक्शन नंबर 8 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तो टाइम पीरियड जो फिक्स करती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये काम करती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड। तो ये ध्यान रखना आपको, यहाँ पे किसका रिकमेंडेशन लग रहा है, सेंट्रल बोर्ड का, जो कि सेक्शन नंबर 8 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। और देन उसके बाद वो करेंसी नोट्स को इशू करके सेंट्रल गवर्नमेंट को सप्लाई कर देती है। देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज सेक्शन नंबर 24, जिसके अंदर डिनोमिनेशन की बात की गई है कि जो RBI है वो कौन कौन सी करेंसी, कौन कौन से अमाउंट के जो नोट्स हैं वो इशू कर सकती है, या फिर उसको वापस भी ले सकती है। तो यहाँ पे वो सारी वैल्यूज़ मेंशन है। तो आपका जैसे 2 रुपीज़ का हो गया, 5, 10, 20, 50, तो 1 को छोड़ करके बाकी जितने भी आप करेंसी देखते हैं वो सब RBI ही इशू करती है। और इसमें जो सबसे बड़ा अमाउंट है वो 10,000 रुपीज़ है, और सबसे छोटा अमाउंट 2 रुपीज़ है। और फिर अगर इसके अलावा जो इसमें मेंशन है 2, 5, 10, 20 और 10,000 के अलावा अगर कोई और अदर वैल्यू का अगर कोई नोट वगैरह इशू करना है तो वो किस तरीके से किया जा सकता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है वो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड। अगेन सेंट्रल बोर्ड का रिकमेंडेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल बोर्ड का रिकमेंडेशन है। तो इसमें कन्फ्यूज़ मत होना, सेंट्रल गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन नहीं है, सेंट्रल बोर्ड का रिकमेंडेशन है, जो सेक्शन 8 के अंदर बना था आपका। जैसे कि इसके जैसे 2000 का नोट है, तो सेक्शन 24 के अंदर 2000 की नोट की बात नहीं की गई है। तो ये किसके रिकमेंडेशन से किया जा सकता है कि 2000 का नोट इशू किया जा सकता है, वो आपका सेंट्रल बोर्ड के रिकमेंडेशन से किया जा सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। देन उसके बाद अगर डिसकंटिन्यू करना है किसी नोट को तो वो भी, या फिर नहीं इशू करने अब नोट्स, तो वो भी किस तरीके से किया जाएगा, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। रिकमेंडेशन किसका लगता है, सेंट्रल बोर्ड का। जैसे कि अभी किया गया था, डिमोनेटाइजेशन किया गया था 500 और 1000 के नोट्स का,
तो वो सेक्शन 24 के थ्रू ही हुआ था। काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, ये जो वर्ड इसमें रिकमेंडेशन लिखा हुआ है इसके ऊपर, सुप्रीम कोर्ट में केस भी गया था, तो ये सब भी है। बट आपको ध्यान रखना है सेक्शन नंबर 24 के अंदर ये मेंशन है। देन इसमें आपका एक इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है इसके बाद, सेक्शन नंबर 26। ये आपका सेक्शन नंबर 26 डायरेक्ट सेक्शन ही पूछते हैं कि लीगल टेंडर का जो करेक्टर है नोट्स को, वो कौन से सेक्शन के थ्रू दिया गया है आरबीआई एक्ट के। तो आपको याद रखना है बस, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का वो सेक्शन नंबर 26 है ये। तो जितना भी जो भी बैंक नोट्स होते हैं वो सब लीगल टेंडर होंगे, ये मेंशन है आपका सेक्शन नंबर 26 के अंदर। ये सेक्शन नंबर आपको ध्यान रखना है। और ये जो गारंटी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है, कभी कभी ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देन इसके बाद सेक्शन नंबर 28A इंपॉर्टेंट है आपका। स्पेशल नोट्स अगर इशू किए जाते हैं, जैसे कि गांधी जयंती हो गई या फिर कोई दूसरे ऐसे इस तरीके के जो इंपॉर्टेंट डेज़ होते हैं ना, उस पर कभी कभी जो गवर्नमेंट होती है वो स्पेशल नोट्स इशू करती है। जैसे 200 का कॉइन हो गया, 500 का कॉइन हो गया, नोट नहीं कॉइन हो गया। तो इस तरीके के जो स्पेशल बैंक नोट्स हैं या फिर कॉइन्स हैं वो इशू किए जाते हैं, उसकी पावर कहाँ पर है, तो वो 28 के अंदर दी गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि स्पेशल बैंक नोट्स या फिर कॉइन्स वगैरह जो इशू किए जाते हैं वो सेक्शन नंबर 28A के अंदर किए जाते हैं। देन इसके बाद सेक्शन नंबर 29 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे दे रखा है कि जो भी बैंक है उनको स्टैम्प ड्यूटी वगैरह नहीं लगती है बैंक नोट्स पर, ये मेंशन है बस। इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट मे बी कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका इसके बाद सेक्शन नंबर 42, जिसके अंदर बात की गई है कि जो शेड्यूल बैंक होंगे, तो इसमें जैसे जो आरबीआई एक्ट है आपका, उसका इसमें आपके 2 शेड्यूल्स हैं लास्ट में। उसमें जो सेकंड वाला शेड्यूल है उसके अंदर शेड्यूल बैंक की एक लिस्ट दी गई है। तो वहाँ पर जितने भी बैंक्स मेंशन है ना, उन सबको एक कैश रिजर्व जो है मेंटेन करना पड़ता है आरबीआई के पास। अगर थोड़ा स्टैटिक आपने अगर बैंकिंग पढ़ा हो तो आपको पता होगा कैश रिजर्व कितना अमाउंट वगैरह, कितना परसेंटेज वगैरह या क्या होता है, तो उसी के बारे में बात की गई है। तो ये आपका सेक्शन नंबर 42 के अंदर मेंशन है कि जितने भी शेड्यूल बैंक्स हैं उनको एक कैश रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा आरबीआई के साथ। और जो शेड्यूल बैंक्स हैं वो आपके सेकंड शेड्यूल के अंदर मेंशन है आरबीआई एक्ट के। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि शेड्यूल बैंक की लिस्ट जो है वो कहाँ पर दी गई है, तो आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल में आपके मेंशन है ये। देन आपका सेक्शन नंबर 45 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बस ये है कि आरबीआई जो एजेंट्स अपॉइंट कर सकती है सर्टेन ऑपरेशंस को मेंटेन करने के लिए। देन आपका सेक्शन नंबर 45IC, इसमें रिज़र्व फ़ंड के बारे में दिया गया है। रिज़र्व फ़ंड, सबसे पहले तो सेक्शन नंबर ध्यान रखना है कि रिज़र्व फ़ंड के बारे में कौन सा सेक्शन में मेंशन है, तो 45IC के अंदर मेंशन है ये। और इसमें जो NBFCs होते हैं, जो आपके नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो एक रिज़र्व फ़ंड क्रिएट करते हैं। उनका जो अमाउंट होना चाहिए वो एटलीस्ट जो उनका नेट प्रॉफिट हो रहा है ना हर साल, उसका कम से कम 20% इतना वो रिज़र्व फ़ंड मेंटेन करते हैं, क्रिएट करते हैं। और जो भी अपना वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट वगैरह में दिखाते हैं एज अ डिविडेंड, जब डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले जो उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसमें जो उनका नेट प्रॉफिट है उसका कम से कम 20% वो एज अ रिजर्व फंड क्रिएट करते हैं आरबीआई के साथ। ये आपका मेंशन है सेक्शन नंबर 45IC के अंदर। देन आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन नंबर 45ZA। इसमें इन्फ्लेशन रेट को बारे में बात की गई है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बैंक से कंसल्टेशन, बैंक मतलब आरबीआई से कंसल्टेशन लेकर के वो डिफाइन कर सकता है, डिटरमाइन करता है कि इन्फ्लेशन का टारगेट क्या रहेगा। और वो जो टारगेट है वो इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखा जाता है। तो ये जो वर्ड है यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसे शॉर्ट में CPI भी बोलते हैं, ये यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन यही बनता है कि ये जो इन्फ्लेशन रेट है वो कौन से इंडेक्स को देख करके डिसाइड किया जाता है। तो आपको ऑप्शंस दे देंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या फिर होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका सेक्शन 45ZA के अंदर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेंशन है, ना कि होलसेल प्राइस इंडेक्स। पहले ये होलसेल प्राइस इंडेक्स हुआ करता था काफ़ी टाइम पहले, फिर उरीजीत पटेल की कमेटी थी, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि हम इन्फ्लेशन रेट को जो टारगेट करेंगे वो बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होना चाहिए, ना कि होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो आज के टाइम पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेंशन है आपका, इसके बेस पे डिसाइड किया जाता है इन्फ्लेशन का टारगेट, और ये हर 5 साल में आपका रिवाइज होता है। ये भी आपका सेक्शन नंबर 45ZA के अंदर मेंशन। देन आपका नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है इसके बाद सेक्शन नंबर 45ZB, जिसके अंदर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात की गई है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, सबसे पहले आपको सेक्शन याद रखना है कहाँ पर मेंशन है, सेक्शन नंबर 45ZB के अंदर मेंशन है। कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी, और इसके क्या क्या मेंबर्स होते हैं और इसका क्या रोल होता है। तो इसके मेंबर्स होंगे जो गवर्नर होगा आरबीआई का, जो आरबीआई के गवर्नर होंगे वो इसके चेयरपर्सन होंगे,
और जो डिप्टी गवर्नर हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, उसमें से एक गवर्नर इसमें मॉनेटरी पॉलिसी के इंचार्ज होंगे। एक ऑफिसर होगा जो कि नॉमिनेट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी इसके मेंबर होंगे, और 3 अदर पर्सन्स होंगे जो कि अपॉइंट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, वो इसके मेंबर्स बनेंगे। तो यहाँ भी आपको ध्यान रखना है किसको अपॉइंट किया जा रहा है, कितने मेंबर्स को अपॉइंट किया जा रहा है और कितने मेंबर्स को नॉमिनेट किया जा रहा है। तो बेसिकली जो गवर्नर हो गए वो चेयरपर्सन हो गए, एक डिप्टी गवर्नर मॉनेटरी पॉलिसी इंचार्ज हो गए, देन एक ऑफिसर नॉमिनेट किया जाएगा और 3 ऑफिसर्स क्या किए जाएंगे, 3 पर्सन्स को अपॉइंट किया जाएगा। ये सब अपॉइंटमेंट्स कौन, अपॉइंटमेंट्स नॉमिनेट सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। और इस कमेटी का बेसिकली यही काम होता है कि क्या पॉलिसी रेट होना चाहिए, परसेंटेज क्या होना चाहिए उसका, कि जो इन्फ्लेशन टारगेट है वो एक तरीके से अचीव किया जा सके। तो वो जो रेट होता है ना, परसेंटेज का कुछ होता है इनका, उसको जो डिसाइड करने की पावर है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, ये डिसाइड करती है, जिससे कि हम अपना इन्फ्लेशन टारगेट जो होता है उसे अचीव कर लें, तो हर 5 साल में या फिर उससे पहले भी हो सकता है। और ये जो डिसीजन होता है इस कमेटी का वो बैंक को बाइंड करता है, बैंक पर बाइंडिंग होगा। तो आपको ये सेक्शन नंबर और इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, कौन अपॉइंट करता है, ये आपको ध्यान रखना है। देन आपका आता है सेक्शन नंबर 45ZM, मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट हर 6 महीने में आती है। तो बैंक जो है वो इन एवरी 6 मंथ एक मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट को पब्लिश करता है, और ये आपका मेंशन है 45ZM के अंदर। देन आपका आता है सेक्शन नंबर 49, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक बार गो थ्रू कर सकते हैं इसे, जिसमें पब्लिकेशन ऑफ बैंक रेट की बात की गई है। तो इसमें क्या होता है कि स्टैंडर्ड रेट होता है, और वो बैंक जब टाइम टू टाइम उसको पब्लिक करता है कि किस अमाउंट पर, किस रेट पर जो रीडिस्काउंट बिल्स होते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह होते हैं आपके, या फिर जो अदर कमर्शियल पेपर होते हैं उनको परचेज़ कर सकते हैं इस एक्ट के अंदर। तो एक स्टैंडर्ड रेट डिसाइड किया जाता है, वो सेक्शन नंबर 49 के थ्रू किया जाता है। एंड देन आपके यही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसके अलावा इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी जो है फिर पेनल्टीज़ आ जाती हैं, कुछ और रूल्स वगैरह आ जाते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। ये जो शुरू के आपके 3 चैप्टर्स हैं, यहीं से ही मेनली आपके RBI एक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन आपको इसमें शेड्यूल ध्यान रखने हैं, 2 शेड्यूल हैं, पहले 5 शेड्यूल हुआ करते थे, अब 2 ही शेड्यूल हैं, बाकी के जो लास्ट के 3 थे वो रिपील हो चुके हैं। तो आपके पहला शेड्यूल हो गया, और एक आपका तो जो फर्स्ट शेड्यूल है उसके अंदर बस आपके कुछ एरियाज़ मेंशन है कि जहाँ पर RBI मतलब RBI एक्ट लगता है, उसके ऑफिसेज, रीजन्स वगैरह के बारे में मेंशन है। और जो आपका इंपॉर्टेंट है इसमें सेकंड शेड्यूल है, जिसके अंदर शेड्यूल बैंक की लिस्ट मेंशन है। एंड देन बस यही आपका इस एक्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे वो सब मैंने कवर करा दिए हैं। अब एक स्कीम है RBI की, इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम, नेक्स्ट वीडियो में मैं वो कवर कराऊँगी। बाकी आप जितने भी मतलब अभी तक जो मैंने एग्ज़ाम दिया है, जितने मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, इसके अलावा तो इसके बाहर से कभी क्वेश्चन नहीं आया है, यहीं से ही क्वेश्चंस आते हैं। 1 या 2 क्वेश्चंस आपका एग्ज़ाम में आएगा RBI एक्ट से, और बहुत ही इजी क्वेश्चन आएगा। तो आपके 3-4 पेज के नोट्स बन जाएंगे RBI एक्ट के। कोई आपको बेयर एक्ट वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर PDF डाउनलोड कर लेना, अगर एक बार आपको गो थ्रू करना हो RBI एक्ट से टाइम हो तो। अदरवाइज़ जितने मैंने इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शंस बताएं वो भी अगर आपने गो थ्रू कर लिए तो भी आपका ये जो एक्ट है वो कवर हो जाएगा। बाकी कीप रिवाइजिंग एंड आई विल ट्राई टू मेक मोर वीडियोज़ भी जो बैंकिंग एक्ट्स हैं उन पर। एंड ऑल द बेस्ट।